जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आखिर में दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे और कौन कौन से राजा थे, पूरे वंश की जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू कंटेंट बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करें। दोस्त अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पे जो है कितने वंश थे, तो उसमें 5 वंश थे। कितने वर्ष तक शासन किया था, तो टोटल मिला के दिल्ली सल्तनत 320 वर्षों तक शासन किया था दिल्ली को राजधानी बना के, और 320 वर्षों तक दिल्ली की राजगद्दी पे बैठ के शासन किया था। कौन, तो मुस्लिम। लेकिन इनसे पहले या इनके बाद भी मुगल काल आता है तो वहां पर भी मुस्लिम ही था, बट दिल्ली सल्तनत में जो है 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पे बैठ के शासन किया था। उसमें 5 वंश था। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। गुलाम वंश के शासक कौन कौन से थे, तो देखिए गुलाम वंश का जो पहला शासक था वे कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद आराम शाह आया, इल्तुतमिश आया, रुकनुद्दीन आया, रजिया सुल्तान आया, बहराम शाह आया, अलाउद्दीन महसूद शाह आया, नरसुद्दीन शाह आया, उसके बाद बलबन आया, कैमूर आया और कैमूर शाह आया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम में से एक प्रमुख गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश जो चला था वे 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला था। इसमें टोटल मिला के 11 राजा ने आखिर शासन किया, बट उसमें से कुछ ही राजा मुख्य थे और जो है बाद बाकी सब इसमें बकलोल सब थे। और उस ढंग से जो है अयोग्य शासक होने के कारण से वे दिल्ली की राजगद्दी पे मात्र 1 या 2 वर्ष शासन किया था। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का प्रमुख गुलाम था। और ये जो है जब मोहम्मद गोरी जब भारत छोड़ के चले गया, जब भारत छोड़ के जब मोहम्मद गोरी चले गया तो वे है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाई और लाहौर को राजधानी बना के वहां पर स्वतंत्र रूप से शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय था वे 1206 ईस्वी से लेके और 1210 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक ये गुलाम वंश पे शासन किया था। टोटल मिला के 4 वर्ष। कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का प्रथम शासक था और ये तुर्क शासक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क शासक था। उसके बाद ये लाखों रुपया जो है दान में दिया करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहते थे। और ये कुरान इनको पूरा याद था, कुतुबुद्दीन ऐबक को पूर्ण रूप से कुरान याद था, इसीलिए इसे कुरान खा भी कहते हैं। उसके बाद इसके दरबार में जो है एक कवि रहता था मियाज उस सिराज, और वे जो है एक पुस्तक लिखी थी तबाख्त एक नारसी। ठीक है, उसके बाद यह जो है अजमेर पे विजय प्राप्त किया। अब ये जो है एक झोपड़ा तैयार किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में, उसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद जो है ये कुतुब मीनार बनवाया। कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों कुतुब मीनार बनवाया था, तो वे किसके याद में बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन अब बख्तियार काकी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था, और कुतुबुद्दीन काकी के ही याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2 मंजिल ही मीनार बन यानी कुतुब मीनार बनवाया था। 2 मंजिल ही कुतुब मीनार बनवाया था और बाद में 3 मंजिल काम किया था इल्तुतमिश। ठीक है, अब उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बहराम शाह आता है, और बहराम शाह 1210 ईस्वी से लेके 1211 ईस्वी तक शासन करता है। टोटल मिला के 6 मंथ ही शासन करता है, क्योंकि आराम शाह एक अयोग्य शासक है और आराम शाह को इल्तुतमिश आराम शाह को मार देता है और बोलता है ससुरा तू ना तो राजगद्दी पे बैठने के लायक है और ना ही राजपाट चलाने के लायक है, तो तू क्यों आखिर में रहेगा। तो इल्तुतमिश किसको मार देता है, तो आराम शाह को इल्तुतमिश मार के, और इल्तुतमिश खुद शासन पे बैठता है 1211 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में। लेकिन इनको हटा के और राजा जब बना ना तो ये कहता क्या जो आराम शाह, अरे साला तूने तो मेरा पद छीन लिया। तब जाके 1212 में इसको मजबूरन मारना पड़ा। इल्तुतमिश जो है 1212 में आराम शाह को मारा। ठीक है, अब उसके बाद जो है 1515 ईस्वी में तराई के युद्ध में यालदोज को हराया। कौन, तो इल्तुतमिश। यालदोज के हरा यानी यालदोज के युद्ध में किसको हराया, तो यालदोज को कितना में, तो 1215 ईस्वी में यालदोज की लड़ाई में यानी यालदोज को हराया। ठीक है, अब उसके बाद जो है इन्होंने 40 दल की निर्माण की। जो 40 दल क्या था,
तो 40 सरदारों को मिलकर तुर्क शासक था। अब 40 सरदारों का निर्माण किया और उनके हिसाब से ये शासन करता था। वे 40 सरदार कह दिया जो इस राज्य पे चढ़ाई करना है, तो ये उस राज्य पे चढ़ाई करके उनको पराजित करता था। तो इल्तुतमिश किसके अनुसार से शासन करने लगा? तो 40 दल के अनुसार। लेकिन इल्तुतमिश जो है उनका बेटा सवायोग था और इन्होंने ही शुद्ध मकबरा का निर्माण करवाया था। कौन? तो इल्तुतमिश। इस्लामिक शुद्ध मकबरा का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था, तो वह था इल्तुतमिश। ठीक है। अब इल्तुतमिश जानता था जो मेरा जो भी बेटा है सब बकलोल है, लेल है, साला कोई राजगद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। तो इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बोला, अपने जीवन काल में ही इनको राजगद्दी दे दी थी रजिया सुल्तान को। कौन? तो इल्तुतमिश। लेकिन साला क्या करे, अब जो है रजिया सुल्तान एक महिला शासिका थी, इसलिए जो है उसको दबाड़ के और रुक्सुद्दीन बना। रुक्सुद्दीन जैसे ही आया तो इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी, जिस कोई भी हमारे राज्य में प्रॉब्लम होगी वे लाल कपड़ा पहन के और मस्जिद के आगे में शुक्रवार को जब नमाज पढ़ने के लिए सब मुस्लिम जाता है तो उनके आगे चले जाना और न्याय की मांग करना। तो वैसे ही रजिया सुल्तान की लाल वस्त्र पहन के और मस्जिद के आगे में जाके शुक्रवार को बैठती है और बोलती है हमें इंसाफ चाहिए। और जो है फिर नरसुद्दीन को जो है 40 सरदारों ने हटा के और रजिया सुल्तान को जो है दिल्ली सल्तनत का 5वां शासिका बनाती है। और यह एक महिला शासिका थी, जिस कारण से यह योग तो था लेकिन महिला होने के कारण से इसका कोई वैल्यू ही नहीं देता था। इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक शासन किया था। कौन? तो इल्तुतमिश। ठीक है। अब उसके बाद रजिया सुल्तान तो योग्य थी, बट जो है महिला होने के कारण से इसका कोई वैल्यू ही नहीं देता था। भारत की प्रथम महिला शासिका इल्तुतमिश था, और यानी महिला शासिका जो था वे रजिया सुल्तान था। ठीक है। अब रजिया सुल्तान के बारे में एक अफवाह फैला हुआ था पूरे दिल्ली सल्तनत में, जो ये जो है मलिक याकूत के साथ फंसा हुआ है। अब रजिया सुल्तान के बारे में क्या फैला हुआ था, तो ये किसी यानी मलिक याकूत के साथ फंसा हुआ है, उसके साथ जो है नाजायज संबंध भी बनाता है। अब जो है मलिक याकूत जो है वे रजिया की देखरेख करने के लिए उसके बाद अंगरक्षक की तरह कार्य करता था। अब जो है एक राजा था मलिक यानी मलिक अल्तुमिया, और मलिक अल्तुमिया जो है यूपी का था और वे रजिया सुल्तान की अधीनता करने से स्वीकार कर दी, जिस कारण से रजिया सुल्तान उस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने से मलिक अल्तुमिया जो है वे रजिया सुल्तान पे भारी पड़ता है और रजिया सुल्तान युद्ध के मैदान में ही उसको ऑफर देता है जो तू हमसे शादी कर लो। अब कोई भाई ऑफर करेगा तो कोई थोड़ा ना मना करेगा। मलिक याकूत बोला ठीक है चलो हम तुमसे शादी कर लेते हैं। रजिया सुल्तान से कौन शादी कर लेता है, तो मलिक याकूत शादी कर देता है। अब मलिक याकूत जैसे ही शादी करेगा तो अब मलिक अल्तुमिया मलिक अल्तुमिया से शादी कर लेता है। कौन? तो रजिया सुल्तान। अब मलिक याकूत बेचारा क्या करे। अब जैसे ही रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुमिया जैसे ही वापस आ रहा था डोली में सज के, इधर यूपी के एक क्षेत्र था जिसका यानी हरियाणा के एक क्षेत्र था कोथल, और कोथल में जो है डाकुओं ने घेर के रजिया सुल्तान को और मलिक अल्तुमिया को मार देता है। क्यों मार देता है, तो 40 दलों का जो सरदार था उन्होंने एक अफवाह फैला दी थी, जिस हरियाणा के रास्ता से जो है बहुत सारे व्यापारी जाने वाले हैं और बहुत सारे सोना है, जिस कारण से जो है रजिया सुल्तान को एक धोखे से मार दिया। कौन? तो डाकुओं ने। हरियाणा के कोथल में रजिया सुल्तान को मार देता है डाकुओं ने। यहीं पे एक जो है आजकल का ट्रेंड बनता है गाना का, अब छोड़िए गाना। अब जो इधर है, अब मलिक याकूत को भी दिल्ली का जो 40 सरदारों था उन्होंने मलिक याकूत को मार देता है। रजिया सुल्तान के बाद जो आता है बहराम शाह आता है शासक, और बहराम शाह जो था वे अयोग्य शासक था, जिस कारण से 1246 जिस कारण से जो है अब बहराम शाह को जो है 1242 ईस्वी में 1242 ईस्वी में बहराम शाह को 40 सरदारों ने ही बंदी बना के और मार देता है अयोग्य शासक होने के कारण से। उसके बाद अलाउद्दीन महसूद शाह आता है, और अलाउद्दीन महसूद का सेनापति था बलबन, और जो है अलाउद्दीन महसूद शाह के जो था उनका सेनापति था बलबन, और बलबन के षड्यंत्र के कारण से अलाउद्दीन महसूद शाह को राजगद्दी से हटना पड़ता है। और अलाउद्दीन महसूद शाह के बाद आता है नरसुद्दीन, और नरसुद्दीन जो है बलबन को
40 सरदारों में मिलवाता है, जो तू 40 सरदारों में से एक था बलवन, और ये एक सेनापति 40 सरदारों में शामिल हुआ। अब जो है नरसुरुद्दीन शाह के मौत के बाद, नरसुरुद्दीन शाह के मौत के बाद जो था, अब 1242 से लेके 1242 ईस्वी से लेके और 1246 ईस्वी तक कौन शासन किया था? तो नरसुरुद्दीन। अब नरसुरुद्दीन शाह जो है 1242 ईस्वी से लेके 1246 ईस्वी तक शासन किया था। अब इसके बाद जो है, अब नरसुरुद्दीन शाह के बाद जो है बलबन शासक बनता है, और जो है बलबन जैसे ही शासक बना तो इन्होंने 40 सरदारों को खत्म कर दिया। 40 सरदार जो था, बोला क्या जो अब आज से कोई 40 सरदार उर्दार नहीं रहेगा, आज से हम जो है प्रजा की रक्षा करेंगे, हम खुद स्वतंत्र राजा घोषित किया। कौन? तो बलबन। और बलबन जो है 40 सरदारों को खत्म करके लोह एवं लोह नीति को अपनाया। कौन? तो बलबन जो है लोह नीति को अपनाया। अब उसके बाद जो है, अब उल्लू खां की जो उपाधि दी थी तो वह नरसुरुद्दीन शाह दिया था बलबन को, उल्लू खां की उपाधि दी थी। अब यह पूरे राज को जो है एक सैन्य में बदला, जिसे लिए ये धैर्य जलाउद्दीन का उपाधि धारण किया, पूरी शक्ति को एकत्रित किया, जिस कारण से ये धैर्य जलाउद्दीन यानी धैर्य जिलालोही का उपाधि धारण किया। अब इसके समय में अमीर खुसरो और अमीर हसन जो था वे प्रमुख कवि था, इनके समय में, बलबन के समय में इसके दरबार में रहता था। अब बलबन की मृत्यु के बाद केमूर आता है, और केमूर यानी केकुबार आता है। अब केकुबार एक अयोग्य शासक था, केकुबार के बारे में उतना भी नहीं इतिहासकारों ने बताया है। अब केकुबार जो था वे अयोग्य शासक था। अब केकुबार की मृत्यु के बाद, अब केकुबार को कौन मार देता है? तो खिलजी वंश के शासक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था वे केकुबार का सेनापति था, तो केकुबार को मार देता है। कौन? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और मार के यमुना नदी में फेंक देता है। उसके बाद आता है केमुर्स। अब केमुर्स को भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है मार के और खत्म कर दिया, और खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश जो चला था वे 1290 ईस्वी से लेके 1200 यानी 1320 ईस्वी तक चला था। अब उसके बाद जो है जलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना करती है। और अब बोलिएगा जो ये गुलाम वंश में ही क्यों नहीं रहा? तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का कहना था, ना तो हम किसी का सेनापति यानी किसी का हम सेनापति थे और हम किसी को मार के बने हैं, तो हम एक नया वंश ही क्यों न लाए? तो यह खिलजी वंश लाया। और जैसे ही खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था, तो उसके बाद जो है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है, जो दक्षिण भारत से जाओ धन लूट के लेके आओ और हमको धन दो। अब उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जाता है दक्षिण भारत में धन लूटने के लिए, और धन का हिसाब लेने के लिए जाता है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को मार देता है। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी, और अपने चाचा की हत्या कर देता है। बाद में इनकी बेटी से शादी करके, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से अलाउद्दीन खिलजी जो है शादी करके बाद में इसका दामाद भी बन जाता है। तो अब उसके बाद जो है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी खत्म। अब उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक था। इन्होंने ही चित्तौड़ आक्रमण किया था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़ आक्रमण में जो भी राज्य की महिलाएं थी और जो भी रानियां थी, सब जाके आग में कूद के जोहर कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी के कारण। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण किया। उसके बाद इसके जो थे प्रमुख, अलाउद्दीन खिलजी का जो था प्रमुख चार गुलाम थे, जिसका नाम था जफर खां, नुसरत खां, उल्लू खां और मलिक काफूर। मलिक काफूर को जो है, अब मलिक काफूर को जो है कौन लाया था? तो नुसरत खां जो है जब गुजरात पे आक्रमण किया था ना, तो वहां के क्षेत्र से जाके और मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, यानी 1000 सोने के सिक्का में खरीदी थी, इसीलिए उसको दिनार भी कहते हैं मलिक काफूर को। और मलिक काफूर को जैसे ही खरीद के लाया तो वे एक हिजरा था, तो वे अंगरक्षक, उसकी योग्यता देख के अलाउद्दीन खिलजी उसको अंगरक्षक बना लेता है मलिक काफूर को। और जो है अब क्या क्या, तो ये अलाउद्दीन खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। और इसका जो राज अभिषेक हुआ था वे बलबन के लाल महल में हुआ था। अब इन्होंने कुतुब मीनार के एक प्रतिद्वंदित मीनार का निर्माण किया, जिसका नाम था अलाई मीनार। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने की व्यवस्था लाई, और कौन सी सेना का कौन सा घोड़ा है उनको दागने की व्यवस्था प्रारंभ किया।
मंगोलों आक्रमण से अब इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल का बहुत सारा आक्रमण हुआ, जिस कारण से उत्तरी सीमा इसका असुरक्षित हो गया। अब 1297 में गुजरात के शासक राय कर्म को जब नुसरत खां पराजित किया तो वहां से इनको मलिक काफूर मिलता है और मलिक काफूर को 100 दिनार में खरीदता है और खरीद के जाके भेंट करता है अलाउद्दीन खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी उसको यानी योग्यता देख के उसको अपना अंगरक्षक बना लेता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है अब 1303 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया था कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 1301 में रमहस्त किया था, जिसमें यानी रमहस्त आक्रमण किया था, जिसमें रमहस्त के शासक को मारा था, उसमें नुसरत खां मारा गया था। इसका जो 4 प्रमुख गुलाम में से था वे नुसरत खां जो है रमहस्त के आक्रमण में मारा गया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आता है, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जैसे ही आता है तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था वे अयोग्य शासक था। वे महिलाओं की वस्त्र पहन के राज्यसभा में आ जाया करती थी, शराब के नशे में हर वक्त रहता था, जिस कारण से जो है इनको हट। अब एक मिनट, इसको ऑफर कौन दिया था, तो गया यानी अब इसको ऑफर दिया था गयासुद्दीन तुगलक, और बोलता है क्या जो रे साला वो तो पियक्कर है, पियक्कर के बनने के चक्कर में तू सेनापति क्या करेगा। तो नरसुद्दीन खुसरो शाह जो है वे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर देती है, और हत्या करने के बाद जो है अब इसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक कर देती है। नरसुद्दीन यानी खुसराव शाह का जो है हत्या कौन कर देता है, तो गयासुद्दीन तुगलक करता है। और गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही हत्या कर दिया तो उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की, और तुगलक वंश जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था तुगलक वंश। और तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक जो है किसानों के हित में सोचा और किसानों के लिए बहुत सारे काम किया। इन्होंने नहर का निर्माण किया, उसके बाद 300 से अधिक बाग बगीचे लगवाया ताकि फलों की गुणवत्ता बढ़े। उसके बाद 200 से अधिक नगर का निर्माण किया कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना आक्रमण के लिए किसको भेजा, तो मोहम्मद बिन यानी जोना खां को भेजा। और जोना खां जैसे ही तेलंगाना पे आक्रमण किया, और तेलंगाना पे आक्रमण करने के बाद जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दे दी थी कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक। अब उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद अब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हो जाती है, तो यूपी में यह रात को विश्राम कर रहा था, और विश्राम करने के कारण से इसका जो लकड़ी का महल था वह गिर जाता है, जिस कारण से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो उसका सेनापति था मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, जिसको हम लोग जोना खां के नाम से जानते हैं। अब जो है अब यह 23 भाषा का अच्छा जानकार था कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक 23 भाषा जानता था। 23 तो भाषा जानता था, लेकिन कहता है ना पढ़ा लिखा मूर्ख शासक तो वे था मोहम्मद बिन तुगलक। यह किसी के अनुमति के बगैर ही कोई भी डिसीजन ले लेता था, जिसके सबसे बड़ा कारण था इसका 5 गलती यानी 5 डिसीजन लेना, जो कि गलत साबित हुआ, और गलत साबित होने के कारण से तुगलक वंश डाउन चले गया। उसके बाद आया अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक जैसे आया तो उन्होंने भी किसान के हित के बारे में सोचा। इन्होंने जो है नहर का जाल बिछा दिया, पूर्ण तरह से नहर का जाल बिछा दिया कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो है वे नहरों का जाल बिछाया। अब उसके बाद जो आता है नया सेनापति वे नरसुद्दीन महमूद आता है, और नरसुद्दीन महमूद का जो हत्या कर देता है वह खिज्र खां कर देता है। खिज्र खां इसका हत्या कर देता है। अब उसके बाद सोयद वंश की स्थापना करती है। सोयद वंश जो है 1414 ईस्वी से लेकर 1491 ईस्वी तक से 51 ईस्वी तक चला था। अब सोयद यानी अब जैसे ही सोयद वंश आता है तो खिज्र खां आता है। खिज्र खां ने भी अपनी कुछ दिन तक शासन की, इन्होंने भी खुतबा पढ़वाया, ये किया वे किया, किसी न किसी प्रकार से ये भी अपना नाम कमाया। उसके बाद इसका अगला शासक मुबारक शाह आता है, और मुबारक शाह ने भी कुछ ऐसे काम किए। उसके बाद अलाउद्दीन आलाम आता है। अलाउद्दीन आलाम जो था वे अयोग्य शासक होने के कारण से बहलोल लोदी इसकी हत्या कर देती है। किसकी, तो अलाउद्दीन आलाम की। और अलाउद्दीन आलाम का जैसे ही बहलोल लोदी हत्या कर देती है तो लोदी वंश का स्थापना करता है, जो कि लोदी वंश 1351 ईस्वी से लेकर और 1526 ईस्वी तक चला था। अब बहलोल लोदी भी शासन करना आरंभ किया। अब बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद जो है सिकंदर आता है। अब जैसे ही यह बूढ़ा हो गया तो सिकंदर आया। अब सिकंदर लोदी आया। सिकंदर लोदी ने भी कुछ दिन तक शासन किया, और कुछ दिन के शासन करने के बाद जो है ये एक शहर का निर्माण किया था, जिसको हम लोग
यानी एक शहर का निर्माण किया था। अब कौन सा शहर था बुरा, यानी मेरा ध्यान से उतर गया है। अब ये एक शहर का निर्माण किया था। अब उसके बाद सिकंदर लोदी ने एक शहर का निर्माण किया। उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी आता है, और इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बाद आता है। तब तक में उधर से बाबर भी अपना सेना लेके तैयार था, जो कब हम आक्रमण करें। और इब्राहिम लोदी का जो भतीजा था और जो भी राजा रायकर्ण था, उन्होंने बाबर को आमंत्रित कर दिया, और आमंत्रित करने के कारण से बाबर जो है इब्राहिम लोदी की हत्या कर देती है। और इब्राहिम लोदी की हत्या करने के बाद बाबर आके दिल्ली सल्तनत पे राज करने लगता है, और एक नया वंश आता है जिसका नाम है मुगल काल। और मुगल काल की आरंभ हो जाती है 1526 ईस्वी से मुगल काल। अब मुगल काल जो है, मुगल काल की स्थापना बाबर करता है 1526 ईस्वी तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानते चलेंगे मुगल काल। अब जो है यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक जो था वे नहीं, 300 यानी 300 जो है फल बगीचे लगवाया था, ये फिरोज खां लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक 300 बगीचे और 200 नगर का निर्माण करवाया था फिरोज खां। ठीक है। अब इस तरह से जो है पूरी दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजा आए, किस किस वंश के राजा आए थे और कौन कौन से काम किए थे, ये कुछ हम प्रमुख जाने। इसका डिटेल अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इनसे पहले वाले वीडियो में हम पूरे डिटेल करवा चुके हैं। ये बस क्विक रिवीजन के लिए, जो कौन कौन सा शासक था तो उसका एक शॉर्ट तरीका होगा जो एक जगह कलेक्ट करने का। तो चलिए दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुगल काल के बारे में जानते हुए। अब जो है एक बीच में जो है यहाँ पर विजयनगर छुटा हुआ है, तो विजयनगर को शायद कवर कर देंगे। चलिए दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।